ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 1 होगा और हम इस पार्ट के अंदर पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किसके टाइप के क्वेश्चन सीयूटी के अंदर पूछे गए हैं। क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है जिसके अंदर सब इतने चीज़ें आती हैं कि आप परेशान हो जाते हो कि कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन सीयूटी में जो पूछे गए हैं, आप उनको एनालाइज करो। उससे एक आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि करंट अफेयर में किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को आपको स्किप करना है। तो मैंने यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया है, इसलिए नहीं इंक्लूड किया कि जिससे मैं आपको वो सॉल्व करवाऊँ। करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने उनको इसलिए इंक्लूड किया है और क्या पोटेंशियल हो सकता है कि आपसे वहाँ जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता चलूँगा। तो ये आप इसका सिलेबस देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, सिलेबस के नाम पर सीयूटी के अंदर कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ये बहुत ही वेग सिलेबस है। मतलब बस करंट अफेयर्स लिख दिया है, ये नहीं बोला है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर है या फिर नेशनल करंट अफेयर है। हालांकि ये करंट अफेयर के नाम पर कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पिछले साल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आपको उनको ध्यान में रख कर चलना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर मैथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हैं, तो आप जो है उन भी पिछले साल के क्वेश्चन भी उनमें इंक्लूड किए हैं, सॉल्व किया है। और वहाँ से बेसिक से लेकर एडवांस की ओर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देख सकते हो। तो पहली हमारी करंट अफेयर हमारी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि जब मैं पॉलिटी आपको बढ़ाऊंगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कराऊंगा, फिर भी आपको कुछ जब भी आप करंट अफेयर कर रहे हो तो जीके थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडर द आर्टिकल 324 के अंडर बनाया गया। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो भी प्रोविजन है, मतलब उसको जिस आर्टिकल के अंदर बनाया गया वो आर्टिकल हमारी लॉ बुक में लिखा होगा। लॉ बुक का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कब बनाया गया है, कब बनाया गया था ये जो इलेक्शन कमीशन, ये बहुत कम चांसेस हैं। अगर आपको याद रखना तो आप रख सकते हो 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। और जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो दो तीन चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। एक तो ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल के अंडर बनाया गया है, नंबर वन। नंबर टू, कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे ऑफ द इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अभी हाल ही में 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया गया है, उनका क्या नाम है। तो ज्ञानेश कुमार, देखिए श्री ज्ञानेश कुमार, इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सीयूटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो किस आर्टिकल्स के अंडर इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है कि जिससे वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट करा सके ऑल इंडिया में। देखो, इलेक्शन कमीशन जो होता है लोकल बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। जैसे पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, तो उनके इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। ये कराता है लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन सभी के इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराए जाते। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो हालांकि इलेक्शन कमीशन में आपको जब पॉलिटी बढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें कराऊंगा। अब मैं कुछ दिन आपका जीके वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। मैंने मैथ्स की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप अपना जो बेसिक फंडामेंटल है वहां पर जाकर क्लियर कर लेना। हालांकि अब मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मैथ की वीडियो बिल्कुल बंद कर दी है कि मैं मैथ डालूंगा नहीं, डालूंगा। और देखो, मैं एक दिन में बहुत सारी वीडियो इसलिए डालता हूँ कि क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो मैं ऐसा सीक्वेंस में डालूँ, इसलिए मैं कभी कभी पाँच पाँच छः छः वीडियो एक साथ डाल देता हूँ जब भी मेरे पास टाइम मिलता है। तो मैं अब यहाँ पर कुछ दिन आपका करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है, जीके वाला टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करूंगा और पिछले साल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसके बारे में आपको, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में एक ऐसी बॉडी है जो हमारी डेमोक्रेसी को बचाने का काम करती है। जैसे हमारी देश को बचाने के लिए बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें से इलेक्शन कमीशन एक है। अब यहाँ पर फाइनेंस कमीशन, आपको विश्वास नहीं होगा, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सीयूटी 2022 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, सीयूटी 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये सारी चीजें देखेंगे। देखो, एक तो आपको ये पता होना, ये जो फाइनेंस कमीशन होता है, देखो अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिस है, समझ रहा हूँ। तो ये एक परमानेंट बॉडी है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन रोज एवरी डे, मतलब छुट्टी को इनको हटा दिया जाए तो बैठता है, वहाँ पर इनका स्टाफ होता है। लेकिन अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन को भी स्टाफ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनकी कोई परमानेंट कोई बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो इसलिए ये टेम्परेरी बॉडी होती है। हर प्रेसिडेंट हर इसको 5 साल में इसको अपॉइंट करता है। हाँ, एक बात याद रखना कि अगर जरूरत है तो प्रेसिडेंट 5 साल से पहले भी इसको अपॉइंट कर सकता है। इस बार जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया वो 16 नंबर का फाइनेंस कमीशन था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। करंट अफेयर के नाम पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया जाए कि 16 फाइनेंस कमीशन किनको बनाया गया है। तो इनका ये है डॉक्टर अरविंद पनगरिया। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, इन्होंने नीति आयोग में बहुत अच्छा काम करा है और ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप द हिंदू या फिर इनके आर्टिकल्स पढ़ते हो नहीं, मैं तो इनके आर्टिकल पढ़ता हूँ, इन पर नज़र रखता हूँ। ये बहुत अच्छी जो है चीज़ें लिखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे पीएम है, उनको राय भी देते हैं। और बहुत बड़े हमारे जो स्कीम चल रही है हमारे देश के अंदर, उनके पीछे इनका हाथ है। तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और अंडर आर्टिकल 280 के अंदर इसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। क्वेश्चन कहाँ गया? देखिए यहाँ पर, देखिए वो मैं देखिए यहाँ पर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ही अगर आप देखो तो यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात हो रही थी कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयर मैन कौन है। और जब 2024 में पूछा गया तो यहाँ पर 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ पूछा गया कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। देखो सीयूटी के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले एक साल की करंट अफेयर आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब अच्छे से का मतलब ये नहीं कि आप हर छोटी से छोटी चीज़ को आप करंट अफेयर में इंक्लूड कर लो। जो भी जैसे ये बॉडी जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, और ऐसी बॉडी को स्किप नहीं करना चाहिए। तो आपको इस ऐसी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का जो 2024 में पूछा गया था, उसका जो आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगरिया। मैं दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नारायणन। देखिए वी नारायण, अभी इनको जो इसरो है, इसरो का चेयरमैन बना गया। तो आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी आप सोच रहे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, सीधे आते हैं। आपसे साफ साफ क्वेश्चन आ जाएगा। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इसरो। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन में इनका भी नाम दे रखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिए गए, 4 लोगों को दिए गए। इन 4 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आप ना मुझे नहीं पता कि आप पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज करते हो या नहीं करते हो। जितने भी अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक डे से रिलेटेड, इंटरनेशनल वीमेन डे, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। थोड़ा सा आपको हालांकि मैंने ओलंपिक्स के बारे में भी नहीं पढ़ाया है आपको। ओलंपिक्स के बारे में मैं नेक्स्ट मतलब कमिंग जो लेक्चर आएंगे करंट अफेयर के, तो उसमें बारे में उससे भी उसमें वहां पर बताऊंगा। हो सकता है कि वहां से ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि वो इतनी पुरानी भी करंट अफेयर नहीं है। देखिए हमारे जो वर्ल्ड के यंगेस्ट चैंपियन, जो चेस चैंपियन है, ये है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। गुकेश, गुकेश डी गुकेश हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए जो वर्ल्ड के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है, उनका क्या नाम है। तो इनका नाम आप पता होना चाहिए। इनका नाम है गुकेश। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए कि क्या गुकेश को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2024 का, मिला है या नहीं मिला, या इनका नाम इंक्लूड होगा, इनमें से किसको मिला है, इनमें से किसको नहीं मिला। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। दूसरे जो हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, इनको भी ये अवार्ड मिला है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये किस लिए मिला है? कभी कभी क्या होता है, सामने प्रोफेशन का नाम दिया जाता है, जैसे आपको जैसे इस टाइप से दे दिया जाएगा डी गुकेश, और उनके प्रोफेशन का नाम चेस लिख दिया जाएगा या हॉकी लिख दिया जाएगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग करा लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। अगर आपको देखो करंट अफेयर आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे हो, अभी इन पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। कम से कम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। बस अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आ गए तो आपकी करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका मतलब काफी हद तक आप गैस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखिए परवीन कुमार जी को भी ये जो है और रत्न, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मिला है। इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इससे, देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मनु भाकर सर, देखिए मनु भाकर इंडिपेंडेंस इंडिया की पहली लेडी बनी जिनको ओलंपिक्स में 2 बार मेडल मिला है। सेम ओलंपिक्स में 2 बार मेडल मिला है। देखो
इनकी इनको जो है वो ये शूटिंग में है, और 10 मीटर की एक बार तो इन्होंने सिंगल शूटिंग की थी, मतलब एक ही 10 मीटर की डिस्टेंस से इनको शूट करना था, तो एक बार तो उसमें मिला था इनको। और दूसरा मिक्सिंग, डबल मिक्सिंग, इनको इनके एक और एक और साथी थे, जिन्होंने दोनों ने मिलकर जो है शूटिंग की थी 10 मीटर की डिस्टेंस से। तो दोनों को मिलाकर इनको दो जो है अवार्ड मिले थे, इसलिए इनको जो है ये जो खेल रत्न अवार्ड 2024 का मिला है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो इस पर ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली लेडी का नाम बताओ जिसको ओलंपिक्स में 2 अवार्ड मिले हैं। तो देखिए आपको मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वही है कि क्या आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं आएगा तो देखो बहुत सारे जब रियल एग्जाम में आप बैठते हो तो वहां पर सभी ऑप्शन ये लगते हैं कि ये होगा ये होगा, तो लेकिन जो अच्छे से पढ़ के जाता है उसका ही आंसर ठीक होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल वीमेन डे। देखो इंटरनेशनल वीमेन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस डेट को रट्टा बार बार करके जाना चाहिए। हालांकि ये जो स्लाइड जितनी भी मैं यहाँ पर ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, उनकी स्लाइड अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो इंटरनेशनल वीमेन डेज 2025 का कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए ये 8 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। देखो वेटलैंड्स अभी वैसे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि वेटलैंड्स इतने जाने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रख लेना वेटलैंड्स क्या होती हैं। एस्चुरीज हो सकती हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो है रिवर, वो हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, और लेक्स हो सकती हैं। तो वेटलैंड्स ऐसे कुछ भी चीज़ हो सकती है, और ये जो वेटलैंड्स होती हैं ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करके रखती हैं, क्योंकि इनके आसपास रहने वाले जो पेड्स होते हैं, पेड़ हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, वो काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं इन ये जो वेटलैंड्स होती हैं को। तो देखिए 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड्स डे ऑफ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब ये वेटलैंड साइन हुआ था, मतलब ये कन्वेंशन है, रामसार कन्वेंशन 1971, तो ईरान का एक शहर था, उसमें इसको ईरान का शहर था, मुझको पता नहीं क्या, हाँ सॉरी, ईरान का कुछ नाम था, ईरान के एक शहर का, रामसार। रामसार कन्वेंशन भी बोला जाता है, रामसार ईरान का एक शहर है। तो 2 फरवरी को ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 के अंदर। तो उसे हर 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दो तो ऐसे हैं, मतलब कितनी बार अलग अलग पीसीएस में भी पूछे गए हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन कि भाई वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इवन यूपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट नेशनल साइंस डे शायद 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए हर 28 फेब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी ये भी पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे गए हैं एकदम, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखो ये 28 फेब थी, इस दिन सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट था उसकी डिस्कवरी की थी। तो इसी दिन को इनकी डिस्कवरी को रिमेम्बर करने के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो सीवी रमन को यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जीके आ रहा है। सीवी रमन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और ये एशिया के पहले पर्सन मिले जिनको साइंस के अंदर, जिनको आप समझ रहे हो, जिनको साइंस के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। तो मतलब फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला, तो आप समझ रहे हो ना कि इवन देखो एशिया के अंदर तो मिला ही मिला, इंडिया के अंदर भी पहले पर्सन थे कि जिनको नोबेल प्राइज मिला साइंस के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत ही, इसलिए देखो हमको जो है कंट्रीब्यूशन को याद रखना चाहिए। ये हमारे एक जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे जो है एक कर्तव्य बनते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि अरे इंडिया के अंदर तो सारे, अरे इंडिया के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, वो अलग बात है कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, उनको सही रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, सही लेबोरेटरी नहीं मिल पाती, सही चीज़ों का मतलब चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो सही नहीं होती उनको। हमारे जो लोग हैं वो भी बहुत तंग करते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि काफ़ी लोगों को हरास किया जाता है, उसके लिए अभी इसरो पर मूवी भी बनी थी कि कैसे ही अपने देश के साइंटिस्टों को जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है उनको इतना परेशान किया गया था। तो नंदी इफेक्ट शायद मूवी का नाम, मैंने नहीं देखी है, मैं उसका नाम तो शायद नंदी इफेक्ट है, तो आपको देखनी चाहिए, वो मूवी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग इसलिए यहाँ से छोड़ कर चले जाते हैं जहाँ उनकी जो उन्होंने जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है, जहाँ पर उनकी सही पहचान होती है, उनकी रिसर्च को वैल्यू दी जाती है, वो लोग वहीं चले जाते हैं, और जनरली वेस्टर्न कंट्रियों में ही ये लोग चले जाते हैं। तो इंडिया के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान, मतलब जी स्पेशली जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी सही सैलरी नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ड्रेन ड्रेन वाली जो पॉलिसी है ना वो मतलब ये लोग यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। देखो भारत रत्न क्यों मैं यहाँ पर लाया हूँ भारत रत्न,
भारत रत्न इसलिए लाया हूँ क्योंकि सीवी रमन उनमें से, वो सीवी रमन पहले उनमें से जो 3 पर्सन थे उनमें शामिल थे जिनमें पहली बार देश के 3 लोगों को भारत रत्न मिला। तो 1954 के अंदर भारत रत्न बना। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी बहुत अच्छा यूनिक काम करता है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जैसे कि जैसा आप कोई रिसर्च कर सकते हो, साइंस हो या किसी भी हो, तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक तो राज गोपालाचारी जी को दिया गया था, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, एस राधा कृष्णन ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि टीचर डे हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एस राधाकृष्णन को याद करने के लिए ही ये इनका मतलब इनका जो बर्थडे है उसको याद करने के लिए टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सीवी रमन के बारे में मैंने आपको बताया कि इनको रमन इफेक्ट का मतलब होता है, रमन जो लाइट्स होती है, लाइट का स्कैटर्ड हो जाना। अब बात करते हैं यहाँ पर रिपब्लिक डे के बारे में। देखो, रिपब्लिक डे के बारे में ये तो आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे देश को कब आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त के दिन ही हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इफेक्ट में आया था, वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। तो इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, रिपब्लिक डे के अंदर होता तो जनरली तो ये होता है किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। अब जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर पूरी कोशिश की जाती है कि अगर कुछ नहीं हो पाता तो चीफ गेस्ट नहीं भी आते हैं। वो हालांकि हमारे जितने भी भारत सरकार है, पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाए। और इस बार जो 26 जनवरी थी, सॉरी रिपब्लिक डे था, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है इनको बुलाया गया, प्रोबो सुबियांटो। देखिए, इनका नाम थोड़ा सा मुझे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि ऐसा पूछा जाता है कि रिपब्लिक डे 2025 के अंदर किस चीफ गेस्ट को बुलाया गया था, किस कंट्री का। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका नाम भी दिया जा सकता है, किस कंट्री के चीफ गेस्ट थे, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, देखिए, थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ये। तो अब ऐसा कोई एक सवाल उठता है कि हम क्यों याद करें। देखिए, इसका जवाब है ये क्वेश्चन। सीयूटी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर चिली की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी, तो उनका नाम दिया गया है यहाँ पर। अब आपको बताना है कौन सी। तो अब ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा है, वहाँ पर सिलेबस डिफाइन नहीं है, वो कैसा भी पूछ सकते हैं जो करंट अफेयर के नाम पर। तो इन्होंने आपको जब भी कोई ऐसी यूनिक, देखिए, वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है तो आपको थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी भी देश की बहुत टॉप लीडर कोई वीमेन बने। जैसे कि एक बार उसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, इटली की जब पहली वाली इटली की वहाँ की प्रेसिडेंट बनी, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आपको इनके मतलब जब भी ऐसा वीमेन एम्पावरमेंट वाली चीजें आती है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से पता होना चाहिए। इनका नाम भी बड़ा अजीब है, थाईलैंड की है, थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है 37 की है ये। मैंने एज तो इनके बारे में नहीं लिखी, 37 पहले पायलट थी ये। तो हालांकि पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं ये। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, नाम है इनका पेंटोंग टॉन सीनावात्रा। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम बड़ा अजीब सा है, तो आपको इस नाम के बारे में पता होना चाहिए। क्यों याद करना है, क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसके बारे में आप समझ लो। बस दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं सीयूटी वालों को। अगर आप पीसीएस के लिए हो या किसी उसमें कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कॉन्फ्रेंस सीओपी इसका नाम होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का क्या मतलब है, देखियो, हम अभी पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है एक क्राइसिस चल रहे हैं, जिसमें से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्लाइमेट चेंज को मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ही टेम्परेचर चला जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो ये जो मौसम में बदलाव आया है वो किसकी वजह से आया, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल किया जाए, सभी जितने भी टॉप मतलब सभी कंट्रियां, चाहे वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो, तो वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। उसकी वजह से ये होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जब भी एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है
कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब है सन से जो आने वाली रे होती है उसको तो आने देती है, लेकिन जब वो सन की रे अर्थ से टकराती है और अर्थ से टकराने के बाद फिर वापसी जाना चाहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापसी नहीं जाने देती, उसको ट्रैप कर लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी एमिशन कर रहे हैं हम उसको कम किया जाए। तो उसी के लिए हर साल एक मीटिंग होती है। जिस फ्रेमवर्क के अंदर ये मिलते हैं उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इस कन्वेंशन को पूरे ऑलमोस्ट, ये कन्वेंशन वर्ल्ड की हर एक कंट्री ने साइन करके रखा हुआ है। इंडिया के साइड से भी टॉप लीडर जाता है यहाँ पर। तो इसका ये जो कन्वेंशन मैंने आपको बताई, इसका शॉर्ट फॉर्म UNFCCC, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। और इसके जो टॉप लीडर होते हैं ये हर साल मिलते हैं। जो टॉप लीडर होते हैं वो हर साल अलग भी होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी मिलते हैं, एनजीओ के लोग भी, बहुत सारे मतलब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसको कॉप बोलते हैं, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब ये जो कॉप हुई थी, कॉप 29 का मतलब ये जो इस बार मिले थे ये 29 टाइम्स मिले थे। तो हर साल जैसा कि अगले साल को होगी उसको बोलेंगे कॉप 30। तो COP कॉप, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो कॉप 29 हुई, ये आप 29 होती किसकी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये किस देश में अरेंज हुई, किस देश में इसको हेल्ड किया गया। तो आपको पता होना चाहिए ये अजरबैजान में हुई थी। अजरबैजान का एक शहर है, उसकी कैपिटल है वैसे बाकू, तो वहां पर ये हुई थी। अब यहाँ पर एक और चीज है कि आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, देखो जो इनकमिंग मतलब जो आने वाली जो कॉप 30 होगी वो कौन से देश के अंदर ऑर्गेनाइज होगी, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। देखो डेट नहीं याद होनी चाहिए आपको, जनरली ये नवंबर में ही होती है, लेकिन डेट्स आपको डेट याद नहीं है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेट की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कॉप ये जो कॉप है ये कॉप 2030 कहाँ पर अरेंज होगी। मैंने यहाँ पर यूनाइटेड, हाँ ठीक है। तो ये जो कॉप 30 है, कॉप 30 कहाँ पर होगी, ब्राजील के अंदर इसको हेल्ड कराया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। अब बात करते हैं हम 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो जब भी ये 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो ये गोवा के अंदर होता है। पहले तो मतलब अलग अलग शहरों में होता था, दिल्ली, मुंबई, लेकिन 2004 से इसको परमानेंटली गोवा के अंदर कर दिया गया। ये हर साल गोवा के अंदर होता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड के जो डायरेक्टर, एक्टर्स, वो सभी आते हैं और वहाँ पर मूवियों को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी बेस्ट मूवी थी। ये अभी हम बात करेंगे कौन सी बेस्ट मूवी, कौन सी बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, देखो जो भी सिनेमा को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो ये अवार्ड दिया गया था ये ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं, इनका नाम फिलिप नोएसी। तो फिलिप नोएसी को ये अवार्ड दिया गया 2024 का। देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको मिला, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और एक नाम इनका भी होगा, समझ रहे हो आप। तो ये हुआ हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का, ठीक है, 2024 का, जिसको हम बोलेंगे 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो बेस्ट मूवी होती है, बेस्ट फिल्म जो होती है, इंडिया की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, बेस्ट मूवी, बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस मूवी को मिला, या बेस्ट ये जो मूवी थी, सॉरी, ये जो ऐसा पूछा जाता है कि जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का हेल्ड हुआ था उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है। तो ऐसे भी आ सकता है, या गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला 2024 का, सीधा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मूवी का नाम है टॉक्सिक है, आपको मूवी देखनी चाहिए, ये वाली काफ़ी अच्छी मूवी है। और ये बहुत कम चांसेस है कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट जो एक्ट्रेस होती है किसको मिला है, तो टॉक्सिक की ही किसी मिला है। ये भी नाम बड़े इनके अजीब होते हैं तो ये बड़ा अपने आप में मुश्किल होता है। तो आपको मतलब एक तो ये पता होना चाहिए, वैसे तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंट्री को मिला है, बस हाँ ये पता होना चाहिए भाई टॉक्सिक मूवी है उसको मिला है। तो ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर था, और मैं देखो कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से कि आपके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम कर दूं, या अलग से एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसके अंदर जो भी मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वो जो टेस्ट बनाऊं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये हमारी करंट अफेयर का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने नए क्वेश्चनों के साथ, नई करंट अफेयर के साथ।